कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन कर दिया। हेलो उमेश, एकदम बढ़िया, बिल्कुल नोट्स मिलेंगे अभिषेक, नोट्स मैं आपको दे दूंगा। चंदन थैंक यू, आप पढ़ते रहो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों, नमस्ते। ओके उमेश, गुड इवनिंग। नितिन नमस्ते, गुड इवनिंग। सौरभ कुछ खास नहीं, एक लेक्चर हुआ है, आप उस लेक्चर को देख लेना एक बार, एकदम बढ़िया। फंटूस, विपिन अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं पढ़ाया है, ये तो बस लिखा हुआ है, मैं इसको समझाऊंगा अभी। सर वॉइस प्रॉब्लम है, ओके मैं देख रहा हूँ, बच्चे बोल रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है। इको क्यों कर रहा है यहाँ पर? चलो ठीक है, नहीं अभी कुछ नहीं पढ़ाया है सुधांशु, अभी ये सब लिखा हुआ है, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है। नमस्ते राम प्रताप, आपका नाम ले लिया है, बिल्कुल एनडीए कवर हो जाएगा, बहुत डीप पे फिजिक्स पढ़ाऊंगा, उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल कवर हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान रहेगी, आसान लगेगी आपको फिजिक्स। गुड इवनिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे है तो देखते चलो, एक बार पुराना लेक्चर जरूर देख लेना एक बार, क्वेश्चन की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे कुछ दिन दो, पीडीएफ में बता दूंगा। थैंक यू प्रशांत। आशुतोष हेलो, गुड इवनिंग। आनंद प्रणाम, हेलो अमित, हेलो रोशन, हेलो सोनू, अजय, खतरनाक बच्चे हो आप लोग। रेगुलर क्लास होगा सुमित, चिंता मत करो, रेगुलर क्लास होगा, सैटरडे संडे में भी नहीं हुआ शायद रेगुलर। हेलो दीपक, सिलेबस मोहित मैं बहुत जल्दी करा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। अरे बिल्कुल बिल्कुल फंटोश, गुड इवनिंग, हाय हेलो। फिजिक्स की बुक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं दीपक, फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं होती है, फिजिक्स बहुत आसान चीज़ है, मैं आपको बताते चलूंगा। आपका कमेंट शो हो रहा है प्रशांत, चिंता मत करो। ऑफलाइन कोचिंग बेटा अभी तो मैं आपको बता दूंगा इस चीज़ के बारे में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अशोक हाय अशोक, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कुंदन, मंजीश, सोनू, अमित, संतोष, हेलो गुड इवनिंग, लाइव है। हाँ दीपक, पीडीएफ में दे दूंगा, सिलेबस हो जाएगा बहुत इजीली। हेलो, बहुत बढ़िया दीपक, आपका कमेंट शो हो रहा है, टेंशन मतलब आप लोगों को इसी बात की टेंशन है कि सिलेबस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कमेंट। नहीं, ये पढ़ाया नहीं है निरंजन, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये सब मैंने बस लिखा है, अभी कुछ पढ़ाया नहीं है। ओके स्टार्ट करते हैं, ठीक है संजीव, ठीक है आपका मैं सजेशन लेता हूँ, क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। ओके हाय हेलो गुड इवनिंग। बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होता है बेटा, अगर वापस उसी जगह पे आ जाओगे, वापस लौटोगे अपनी डायरेक्शन से, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अगर कहीं डाउट रहता है तो। कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ओके कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही लिख रहा हूं इस बार। नहीं बहुत दिनों बाद तो नहीं लगी शायद, मेरी क्लास से फिजिक्स की क्लास शायद फ्राइडे को हुई थी। ओके सर, फिजिक्स का टाइम 8 PM के बाद रख लो, ठीक है बच्चे, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, कोशिश करता हूँ बात करके। वेलोसिटी डिक्रीज कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ, वेलोसिटी डिक्रीज कैसे होती है, जब गाड़ी में ब्रेक लगते हैं तो जब ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाती है, मतलब। प्रणाम गुरुजी, ठीक है प्रणाम, ठीक है आपके सबके कमेंट्स हो रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। आप लोगों से हाय हेलो मैंने कर ली है, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं और देखते जाइएगा क्या होता है। आज हम फिजिक्स में थोड़ा डीप पढ़ेंगे बेटा। डीप का मतलब ये हुआ कि आज उन कंसेप्ट को जानेंगे जो कंसेप्ट बहुत अच्छे एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिनमें हम फ्लॉप रहते हैं, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस जिनके बारे में शायद हमने आज तक कभी समझा ही नहीं कि स्पीड अगर 0 होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, मतलब अगर चाल 0 होगी तो वेग क्या होगा, वेग 0 होगा तो चाल क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन को आज कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कवर करेंगे। ये जो मैं टॉपिक्स कुछ लिख रहा हूं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये पिछले लेक्चर से थोड़ी सी वैसी हैं। ओके नहीं मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं।
फिजिक्स हमेशा क्यों नहीं होता है बेटा? देखिए फिजिक्स का सीधा सीन है, फिजिक्स समझने वाली चीज है, थोड़ा सा ध्यान दोगे, डेली स्टडी करोगे तो फिजिक्स आपको प्यारी लगने लग जाएगी और आपको प्यार हो जाएगा इस चीज से। स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है दीपक? चलो एक बात समझना, एक बहुत छोटी सी बात है। मैंने कहा कि अगर किसी चीज की चाल शून्य है, अगर किसी चीज की चाल शून्य है तो मुझसे पूछा गया है कि उसका वेग क्या होगा। चाल शून्य का मतलब समझें। चाल शून्य यानी स्पीड जीरो होने का मतलब है कि मेरी मोटरसाइकिल क्या नापती है? स्पीड नापती है। और मैंने कहा कि मेरी मोटरसाइकिल चलना स्टार्ट ही नहीं किया, मेरी मोटरसाइकिल क्या है? रुकी है। स्पीड जीरो होने का मतलब होता है, स्पीड जीरो होने का मतलब होता है कि मेरी गाड़ी किस चीज में है? रेस्ट पोजीशन में है। मतलब किस में है? विराम स्थिति में है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आपने दूरी तय नहीं की, अगर आपने दूरी तय नहीं की, रेस्ट में कोई वस्तु है तो डिस्टेंस भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, यानी दूरी भी जीरो है और विस्थापन भी शून्य है। हेलो आशुतोष, हाँ लाइव है गुरु भाई, बिल्कुल अंकित लाइव है, ठीक है। गुड इवनिंग, ठीक है बिल्कुल पास हो जाओगे। अरे ठीक है प्रीतम, ठीक है हिंदी में भी लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। देखो दोबारा से देखो, जिन लोगों को प्रॉब्लम हो रही है दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिन लोग रुक गए हैं दोबारा से देखो बेटा। स्पीड जीरो का होने का मतलब क्या हुआ? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी दूरी बटा समय। अगर मैं कहता हूं कि मेरी चाल शून्य है, इसका मतलब मैंने दूरी तय नहीं की। दूरी तय नहीं की का मतलब यह हुआ कि अगर मेरी डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब क्या है? मैं रेस्ट में हूं, विराम स्थिति में हूं। और जब विराम स्थिति में होगी बेटा, तब रेस्ट पोजीशन में कोई चीज होगी तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड क्या होगी? जीरो। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेग की बात करूं, तो वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय। और अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो जब कोई चीज विराम स्थिति में है तो वेग भी कितना होगा? जीरो ही तो होगा। वेग कहां से निकल आएगा? अगर दूरी ही नहीं है तो विस्थापन भी नहीं है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी क्या होगा? ये होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर चाल शून्य है, अगर स्पीड जीरो है, तो स्पीड जीरो अर्थ होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी भी हमेशा जीरो होगी। सीधी सी बात है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछते रहिएगा बेटा, कहीं पर भी मैं दोबारा से लिख दूंगा, ठीक है। मैं बड़ा लिख रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बड़ा लिखते जाऊंगा, थोड़ा सा बड़ा लिखते जाऊंगा। इसको थोड़ा सा देख लो एक बार, ठीक है। अब मेरी बात यह निकल रही है कि क्या किसी चीज की वेलोसिटी जीरो होगी, वेग अगर शून्य होगा तो क्या चाल भी शून्य होगी? तो चाल शून्य होगी या नहीं होगी? चाल शून्य हो भी सकती है, हो भी सकती है या नहीं भी। कहने का अर्थ यह हुआ, कहने का अर्थ यह हुआ बेटा कि अगर मैं कहूं, मेरी बात ध्यान से समझना, मैंने कहा कि मैं गोले में घूम रहा हूं और मैंने कहा मेरी मोटरसाइकिल की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड है। मोटरसाइकिल मेरी 50 पे चल रही है। मान लीजिए 50 पे चल रही है तो इसका मतलब मैंने 50 की स्पीड से मोटरसाइकिल चला रहा हूं। गाड़ी में कांटा 50 मीटर पर सेकंड पर है। मैं चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और जैसे ही मैं इस जगह पे गया तो मेरी स्पीड अभी भी कितनी दिख रही होगी? 50 मीटर पर सेकंड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मेरी गाड़ी की 50 स्पीड है तो मैं गोल गाड़ी की चक्कर लगा रहा हूं, तो चल रहा हूं 50 की स्पीड से 50 की स्पीड से 50 की स्पीड से 50 की स्पीड से, और जैसे ही मैं अपनी जगह पर पहुंचा, जैसे मैं अपनी जगह पर पहुंचा वैसे ही मैंने ये देखा कि मेरी गाड़ी का कांटा तो अभी भी 50 पे होगा। लेकिन बेटा अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेग की बात करूं, तो मेरे दिमाग लगाना, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और विस्थापन कितना हो गया है? जीरो। यानी इस पॉइंट पर विस्थापन अगर जीरो हो गया है तो वेलोसिटी कितनी है? जीरो। अब मेरी बात समझना, तो मैंने कहा कि अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो क्या स्पीड भी जीरो है? क्या नहीं है? स्पीड जीरो नहीं है। इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कि स्पीड जीरो हो भी और स्पीड जीरो नहीं भी हो। कहने का मतलब इतना हुआ। हाँ जी ठीक है हिमांशु, ओके। डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। तो इतना सा बात आप अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिएगा कि अगर किसी चीज की चाल शून्य होती है तो वेलोसिटी यानी वेग भी शून्य होता है, और अगर किसी की वेलोसिटी जीरो होती है तो स्पीड जरूरी नहीं है कि जीरो हो जाए। जैसे इस वाले केस में गाड़ी की स्पीड तो इस वक्त पे 40 है इसी जगह दोबारा पहुंचकर, लेकिन वेलोसिटी कितनी हो गई है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटा समय, मतलब जीरो हो गई। यानी वेग तो जीरो हो गया लेकिन स्पीड जीरो नहीं है, यानी स्पीड मे और मे नॉट बी जीरो।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो वाई, बेटा डिस्प्लेसमेंट जीरो इसलिए हुआ क्योंकि हम अपनी जगह पर दोबारा से लौट आए। अगर कोई आदमी, मैंने कहा कि कोई आदमी आगे गया 5 मीटर और मैंने कहा मैं दोबारा से लौटकर इसी जगह पर आ गया जहां से गया था। पहले मैं गया यहां पर, फिर मैं चलकर आ गया यहां पर। जैसे मैं यहां चलकर आया, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हो गया? जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। पर गाड़ी की स्पीड कुछ ना कुछ तो रही होगी ना यहाँ पर, तो दैट मीन्स यहाँ पर स्पीड तो रही होगी पर वेलोसिटी कितनी हो गई है? जीरो हो गई है। सीधी सी बात है। नहीं, ठीक है, मैं डेली क्लास ले रहा हूं, ठीक है सर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए टू ए, CLA टू वेलोसिटी क्या होगी? ओके अगर कोई ऑब्जेक्ट, मेरे को समझ नहीं आया, हैप्पी उसको दोबारा से लिखो, मुझे समझ नहीं आया आपकी बात। वीडियो बाहर हो रही है, देखते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी तो आ रही है पूरी की पूरी, ठीक है। चलो, स्टार्टिंग पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे जीरो? देखो बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, जैसे मोटरसाइकिल लेकर, आप इस एग्जांपल को नहीं समझ पा रहे तो दोबारा से देखो। मैं मोटरसाइकिल लेकर गया, मेरी गाड़ी की स्पीड 40 चल रही है, और जैसे मैं दोबारा से इसी पॉइंट पर लौटकर आ गया, तो मैं जैसे ही इस जगह पे आऊंगा तो जाना और अपनी जगह पर आना, मतलब विस्थापन कितना हो गया? जीरो। क्या दूरी भी जीरो हो गई क्या? डिस्टेंस तो जीरो नहीं होगी ना बेटा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी ये तो कुछ ना कुछ निकलेगी स्पीड, लेकिन वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी ये कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आपका कमेंट आ रहा है रविंद्र, चिंता मत करो, आपका कमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है। बड़ा लिखिएगा, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। थोड़ा बोर्ड में मैंने क्वेश्चंस लिख दिए हैं कुछ, इसलिए थोड़े से, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा से कर देता हूं, ठीक है। ठीक है, फिजिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं आपको बताते जाऊंगा, अब आएगा कॉन्फिडेंस। चीज़ों को जरा नोट जरूर कीजिएगा, ताकि जब आप फाइनल में पेपर में, जब पेपर के वक्त जाएं तो कम से कम आपको ये सब चीज़ें पता रहे, ठीक है। अंडरस्टैंड? चलो ठीक है। अगली बात समझना बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, हमें थोड़ा सा ना इसमें थोड़ा जल्दी से करना है, इसलिए थोड़ा सा देखते जाना। अगर मैंने कहा कि किसी वस्तु का त्वरण शून्य है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो वेलोसिटी क्या होगी? तो बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर कोई गाड़ी 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है और उसकी वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, टाइम लगता है 10 सेकंड का, मुझसे पूछे एक्सेलरेशन कितना होगा, तो आप बोलेंगे ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, यानी 60 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10। आंसर कितना निकल कर आएगा? 0 मीटर पर सेकेंड। यानी इस वक्त वेलोसिटी क्या है? v क्या है? v अगर कांस्टेंट होता है, वेग नहीं बदलता है, इसका मतलब त्वरण कितना होता है? 0 होता है। ये मैंने पिछले टर्न पे बताया था। दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि अगर बेटा वेग कांस्टेंट होगा तो त्वरण कितना होगा? 0 होगा। हेलो विकास, बोलिए, कोई प्रॉब्लम? नोट्स में दे दूंगा, ठीक है। मैं पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ाऊंगा बादल, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। आप कोई से भी एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखिए, मैं लिख रहा हूं बड़ा बड़ा, ठीक है, और थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करता हूं। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन 0। अब बात करते हैं इस पे। अब बात समझना, अगर हम कहते हैं कि किसी भी चीज का वेग शून्य है, तो क्या एक्सीलरेशन भी 0 होगा? अब आप बात समझना। पहली बात, एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन क्या है देखना। एक्सीलरेशन की बात करें तो एक्सीलरेशन वास्तविकता में त्वरण की बात करें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है A, और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A अगर मैं लिखता हूं, इसका मतलब यह होता है कि जो दिशा बल की होती है, जो डायरेक्शन बल की होती है, जो दिशा बल की होती है, वही डायरेक्शन किसकी होती है? A की होती है। मतलब अगर आपको कभी त्वरण की दिशा देखनी है, त्वरण की दिशा कहां होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहां होगी, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि उसी साइड होगी जहां पर बल लग रहा होगा, यानी फोर्स लग रहा होगा। अब मेरी बात समझना, जब हम किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो पत्थर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, तो आपने देखा होगा जब पत्थर ऊपर जाएगा तो उसकी स्पीड, वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, टॉप पॉइंट पर पहुंचकर, ठीक है, मैं थोड़ा धीमे पढ़ा रहा हूं। जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो पत्थर जाएगा जाएगा जाएगा, फिर पत्थर ऊपर जाकर रुकेगा। अब ये पत्थर जब ऊपर जाकर रुकेगा, जब वो पत्थर ऊपर जाकर रुकेगा तो उसके टॉप पॉइंट पर, आपको शायद पता हो, जब कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो उसका वेग कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, ऊपर जाकर 0 हो जाता है।
तो इस बिंदु पर वेग कितना होता है? 0। लेकिन आप जानते होंगे एक्सीलरेशन तो 0 नहीं हो सकता, एक किसके बराबर होता है? g के बराबर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब v 0 होता है तो जरूरी नहीं है कि a भी 0 हो। ठीक है प्रमोद, मैं धीमे पढ़ा रहा हूं, पूछते जाइएगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं समझ आया, मैं बता रहा हूं। न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है F = m × a। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है F = m × a। ये लॉ कहां से आया है? ये लॉ यहां से आया है कि अगर फोर्स होगा तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? a के। जब इस निशान को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा और उसका नाम होता है m × a। इसकी तो कोई दिशा नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। इसका मतलब यह हुआ कि जो दिशा बल की होगी, फोर्स की होगी, वही दिशा किसकी होगी? एक्सेलरेशन की होगी। यानी मुझे बस इतना सा देखना है कि बल कहां लग रहा है। जब मैं कोई पत्थर नीचे से ऊपर फेंकता हूं, तो जब पत्थर नीचे से ऊपर फेंकता हूं तो पत्थर ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, ऊपर जाके रुकेगा। रुकने के बाद फिर वो पत्थर नीचे गिरेगा। तो जब वो पत्थर ऊपर रुकेगा मतलब उस बिंदु पर वेग कितना होगा? 0। और बेटा जब वेग 0 होगा लेकिन एक्सेलरेशन तो 0 नहीं हो सकता ना, a तो g के बराबर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि टॉप बिंदु पर पहुंचकर a की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जबकि v की वैल्यू कितनी है? 0। यानी जब वेलोसिटी 0 होती है तो एक्सेलरेशन जरूरी नहीं है कि 0 ही होगा। मे और मे नॉट बी 0 का मतलब 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दो चीजें अपने दिमाग में डाल लीजिए। स्पीड 0 होगी तो वेलोसिटी 0 होगी, यानी चाल 0 होगी तो वेग 0 होगा। और अगर कभी वेग 0 होगा तो चाल 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। देखना, अगर नहीं आया तो दोबारा पूछ लो। आया समझ में? दोबारा से बताऊं। मास और वेट बराबर नहीं होते बेटा, मास और वेट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। मैं आपको बता दूंगा। ऊपर जाने पर v ज्यादा होगा या अर्थ पर आने पर? बेटा ऊपर जाने पर v कम होता जाता है, नीचे जाने पर v बढ़ता जाता है। अगर एक्सीलरेशन 0 होगा तो बेटा स्पीड 0 नहीं होगी, जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि स्पीड 0 होगी, स्पीड 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, रिपीट कर दूं, दोबारा रिपीट कर दूं इन चीजों को दोबारा? चलो ठीक है, दोबारा देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं एक और चीज। जिन लोगों को समझ नहीं आया दोबारा से देखना। मैं फिर से करूंगा, जब तक आपको समझ नहीं आएगा मैं पढ़ाते रहूंगा। ठीक है, दो सिचुएशन है, एक रेस्ट स्थिति है, विराम। विराम स्थिति में दूरी कितनी है? दूरी मतलब डिस्टेंस 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है? विस्थापन कितना है? 0। बात समझते हैं ना? चाल की बात करें तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय का मतलब यह हुआ कि दूरी अगर 0 है तो स्पीड भी कितनी होगी? 0। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं, वेग की, तो वेग भी कितना होगा? 0। यानी जब वेग 0 होगा, जब वेग 0 होगा तब चाल 0 हो सकती है। जब वेग 0 होगा तो चाल 0 हो सकती है। लेकिन अगर कोई चीज गोल चक्कर लगा रही है, बात समझना, अगर मैं कहता हूं कि कोई वस्तु गोल चक्कर लगा रही है, या मैंने ये कहा कि कोई वस्तु सीधा आदमी गया 4 मीटर और मैंने कहा वो आदमी 4 मीटर से लौटकर दोबारा से अपनी ही जगह पर आ गया, बात मेरी समझना। एक आदमी 4 मीटर गया और 4 मीटर लौट कर आ गया, 4 मीटर गया और फिर 4 मीटर लौट कर आ गया, अपनी ही जगह पर आ गया। मेरी बात समझते जाना। तो अगर मैं मोटरसाइकिल से चल रहा हूं तो मोटरसाइकिल की स्पीड अगर 20 मीटर पर सेकंड है, तो मेरी बात समझना, अब की बार दूरी कितनी हुई? डिस्टेंस। तो आप बोलेंगे डिस्टेंस हुई अब की बार 8। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? विस्थापन। तो विस्थापन बोलेंगे आप कितना? 0। अगर मैं स्पीड लिखूंगा तो कितना होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 8। इसका मतलब डिस्टेंस, स्पीड क्या होगी? नॉन जीरो, मतलब 0 तो नहीं होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। यानी वेग कितना होगा? 0, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब आप बात समझना, जब वेग 0 होता है तब चाल 0 हो भी सकती है, और जब वेग 0 हो सकता है तो चाल 0 नहीं भी हो सकती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 0 होगी। यानी वेलोसिटी 0 होने का मतलब स्पीड में और मे नॉट बी 0। लेकिन जब स्पीड 0 होगी तो वेलोसिटी को 0 होना ही नहीं पड़ेगा, होना ही पड़ेगा मतलब जब स्पीड 0 होगी तो वेलोसिटी हमेशा 0 होगी ही होगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है,
दोबारा बताऊं, अब इसकी बात करते हैं त्वरण की। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, समझना, जहां पर एक आदमी है, कल भी बताया था, एक आदमी है 60 मीटर पर सेकंड से भागना स्टार्ट करता है, 10 सेकंड का समय लगता है और उसकी स्पीड होती है 60 मीटर पर सेकंड। और मैंने कहा ए कितना होगा, तो आप ए लिखेंगे v माइनस यू बाई टी, यानी 60 माइनस 60 बाई 10 यानी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप 60 पे थे फिर भी 60 पे थे, इसका मतलब जब नियत वेग होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी होती है, और मैंने आपको पिछले टर्न पे भी बताया था कि जब भी कोई चीज वेलोसिटी नहीं बदलेगी तो ये होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी हुई, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, वेग नियत होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, तो ए कितना होगा, 0 होगा। ये तो हमने पिछले टर्न पे भी पढ़ा था। त्वरण का मतलब वेग का बढ़ना, और वेग नहीं बढ़ रहा मतलब त्वरण 0। ये मैंने आपको बताया था। अब बात करते हैं सेकंड वाला केस। जब कोई पत्थर ऊपर फेंका जाता है तो वो पत्थर ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, अंतिम बिंदु पर पहुंचकर, समझना, अंतिम बिंदु पर पहुंचकर वो पत्थर, अंतिम बिंदु पर पहुंचकर उस पत्थर का वेग, वेलोसिटी कितनी होती है, 0। कैसे हुई मैं आपको बताता हूं। जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो उसका वेग कम होता जाता है, कम होता जाता है, कम होता जाता है, टॉप पॉइंट पर पहुंचकर, अंतिम बिंदु पर पहुंचकर रुकेगी, फिर वो नीचे गिरेगी। इसका मतलब अंतिम पॉइंट पर v कितना है, 0 है। और जब v 0 होता है पर a 0 नहीं होता है, a कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज नीचे ऊपर फेंकी जाती है तब वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये हुआ, वेलोसिटी 0 होने का मतलब एक्सीलरेशन का 0 होना नहीं होता, एक्सीलरेशन का 0 होना नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक है। जिनको अब क्वेश्चन पूछ लो, कौन कुछ पूछना चाहता है। रिटार्डेशन बता रहा हूं सर, ग्रेविटेशन किन किन पिंडों के बीच लगता है। इस बेटा ग्रेविटेशन लगता है बहुत छोटी वस्तुओं के बीच में, मतलब बहुत छोटी छोटी बिंदु जो द्रव्यमान होते हैं उनके बीच में लगता है। सर v और u क्या होते हैं ये बता दो। बेटा v और u क्या होते हैं, v का बेटा मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी यानी अंतिम वेग, और u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग। अरे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, v u क्या होता है। ठीक है, चलो ठीक है, एक बार इसके बारे में सोचना जरूर, मैं आपको बता दूंगा। वेलोसिटी, बिल्कुल स्पीड 0 होगी तो बेटा वेलोसिटी 0 होनी पड़ेगी, ये तो नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर वेलोसिटी नेगेटिव कैसे होती है अंकित, देखो वेलोसिटी नेगेटिव कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो अपनी दिशा बदल ले। चाल क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डायरेक्शन होती है। तो अगर मैं x डायरेक्शन में चल रहा हूं तो मैं x डायरेक्शन से चेंज करके अपोजिट डायरेक्शन में चला जाऊंगा तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। हाँ अंकित, वेलोसिटी नेगेटिव मतलब दिशा बदलना, वेग मतलब दिशा है। स्पीड और एक्सेलरेशन में क्या होगा, ठीक है, स्पीड और एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं। बेटा एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्पीड, देखो इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं निकाल सकते। एक्सेलरेशन 0 होगा तो स्पीड की बात करें तो स्पीड हमेशा ही हमेशा कांस्टेंट होगी, तो ये भी हमेशा कांस्टेंट होगी। a 0 होता है, बस ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा एक बार सुनो दोबारा से, फिर चल देखते हैं ना। एक बार मेरे को काफी टाइम हो गया इस पर, मैं दोबारा देखता हूं। आप इसको दोबारा से पढ़ना एक और बार, ठीक है ना। मैंने जो समझाने की कोशिश की है दोबारा से समझना। अगर आप एग्जाम्पल की बात करोगे तो मैं आपको कल और भी एग्जाम्पल दे दूंगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती है या कहीं पर डाउट होता है घर पे पढ़ने के बाद, तो आप उसे दोबारा से दूसरे दिन आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। पूछते रहिएगा, मेरे को थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। हैप्पी आप क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी 0 क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो डिस्प्लेसमेंट तो होता है पर वेलोसिटी तो होनी चाहिए। बेटा टॉप पॉइंट पर पहुंचकर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं रह जाती है जब वो ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचता है। अच्छा एक बात सुनो हैप्पी, जरा ध्यान से देखना। आपने कभी सिंपल पेंडुलम देखा है? आपने कभी सिंपल पेंडुलम अगर कभी पढ़ा हो तो इस कंसेप्ट को हम SHM जानते हैं। SHM सुना हो आपने? SHM को हिंदी में कहते हैं सरल आवर्त गति। अगर आपने अपनी फिजिक्स में सरल आवर्त गति कभी SHM का कंसेप्ट पढ़ा है तो मैं आपको SHM के कंसेप्ट में एक चीज बताता हूं। SHM में इस पॉइंट पर पहुंचकर v का मान 0 होता है, इस पॉइंट पर पहुंचकर
इस पॉइंट पर पहुंचकर v का मान मैक्सिमम होता है अधिकतम, और इस पर a का मान 0 होता है। आप देखिएगा अगर आपने SHM कभी पढ़ा है, सरल आवर्त गति पढ़ा है, तो आपने ये देखा होगा यहाँ पर v मैक्सिमम होता है पर a 0 होता है, यानी a 0 होने का मतलब v का 0 होना नहीं होता, v मैक्सिमम होता है। ऐसे ही अंतिम बिंदुओं पर अगर आपको याद हो क्या होता था, इसको मैं SHM में पढ़ाऊंगा बेटा, लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं अंतिम बिंदु पर क्या होता है। अंतिम बिंदु पर आपके v का मान 0 होता है लेकिन a का मान मैक्सिमम होता है, इसलिए ऐसा कंसेप्ट बनता है। तो टॉप पॉइंट पर पहुंचकर v तो 0 हो जाता है लेकिन a मैक्सिमम होता है। इसका मतलब v का 0 होने का मतलब a का 0 होना नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आपने SHM नहीं पढ़ा है तो SHM में आप इस चीज को जरूर पढ़ेंगे। आप इनके तीनों बिंदुओं पर v और a जरूर निकालें। इस पॉइंट पर भी v बराबर 0 होता है जबकि a बराबर मैक्सिमम होता है, शायद आपको याद हो। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली a बराबर माइनस जी होगा, वो तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ग्रेविटेशन होगा मतलब a हमेशा होगा 9.8 या माइनस 9.8, उससे फर्क नहीं पड़ेगा पर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइव है लेक्चर, अभी थोड़ा सा 2 मिनट का समय और देना, मैं और भी एग्जाम्पल दे दूंगा आपको। फिजिक्स बेसिकली आप पढ़ते जाओ, मैं आपको बहुत एग्जाम्पल समझा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन कराऊंगा शिवम। मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब जब भी मेरा लेक्चर लगेगा तो मैं एक 3 घंटे की क्लास में यूनिट एंड डायमेंशन के सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो सारे क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ढोलक का नियम है, एग्जैक्टली रविंद्र, बिल्कुल ढोलक में भी यही नियम लगता है। चलो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा देखते हैं। अरे नेट खत्म होने वाला है तो बेटा रिचार्ज कराओ हिमांशु, आप मुझे बताओ, मैं आपका रिचार्ज करा देता हूं। नाम ले लो सर। चलो ठीक है, बिल्कुल अनूप, हाय हेलो। a0 कब होता है? a0 तब होता है जब वेलोसिटी वेग नियत होता है, जब वेग नहीं बदलता। मैंने पिछले टर्न पे बताया था, आप शायद पिछले टर्न का थोड़ा भूल गए हो, देखो एक बार लेक्चर। ठीक है, चलो अभी ठीक है, मैं बहुत ठीक है बेटा, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं, देखना। ठीक है, धीरे बोल रहा हूं, आप सुनते रहना, ठीक है। अब बात करते हैं दिशा की, कि डायरेक्शन क्या होती है, देखते जाओ। अब हम एक और की बात करें, ये भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। दिशा, बहुत सारे पेपर्स में क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ वेग की दिशा क्या होगी। जरा समझना, अगर आप कहीं मिस कर जाते हैं तो उस लेक्चर को दोबारा से 2-3 बार एटलीस्ट देखें, 2-3 बार देखते जाओ, मैं आपको बताता जाऊंगा, 2-3 बार आपको चीजें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी। ठीक है, थैंक यू हिमांशु। टीचर बच्चे ठीक है, थैंक यू, आप पढ़ते रहो बेटा। हिमांशु, जो भी कहीं डाउट आता है दोबारा से मुझसे पूछिएगा, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा कोई क्वेश्चन मत छोड़कर जाइएगा। अगर बेटा आपको किसी किताब में कोई क्वेश्चन देखने को मिलता है और अगर आपको वो चीज समझ नहीं आती है तो आप उसको जरूर पूछिएगा, छोड़कर स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू सुधांशु, पढ़ते चलो, ठीक है। चलो ठीक है, तारीफें बाद में कर लेना। चलो अच्छा पिंटू, आपने रिचार्ज दे दिया, ठीक है बेटा, आपका रिचार्ज तो कर दूंगा, बट आप लड़की नहीं हो, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। मैंने भी बहुत रिचार्जेस करवाए हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते। तो डायरेक्शन, दिशा, आप इंतजार करो। चलो दिशा की बात करते हैं। मोशन समझना, दिशा के लिए क्या क्या गति होती है। पहली गति की बात करते हैं जिसके अंदर रेखीय गति की बात करते हैं, लीनियर। लीनियर मतलब होता है जब कोई चीज अपनी दिशा नहीं बदलती, जब कोई चीज अपनी दिशा नहीं बदलती। अगर मैं यहां से सीधे चल रहा हूं तो मैं सीधे ही जा रहा हूं, मतलब मैं कभी अपनी दिशा नहीं बदल रहा। और अगर कोई अपनी दिशा नहीं बदलता, अगर अपनी कोई दिशा नहीं बदलता तो ऐसे केस में क्या होता है, ध्यान से देखना। ऐसे केस में जो वेग की दिशा होती है वही त्वरण की दिशा होती है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। दोनों की दिशा एक ही होती है, किसके केस में? लीनियर मोशन के केस में। और जब बॉडी आगे स्पीड पकड़ रही होती है, यानी वेलोसिटी बढ़ रही होती है, यानी आपकी गाड़ी की स्पीड अगर वेलोसिटी पहले 20 थी, फिर 40 हो गई, फिर 60 हो गई, 70 हो गई। अच्छा प्रेम, आपका रिचार्ज कराना है, ठीक है, आप लोग नंबर भेज दीजिए, मैं रिचार्ज कराता हूँ आप लोगों के, ठीक है। पर मेरा क्या फायदा होगा, वही रिचार्ज में है। चलो
बेटा मैं भुगता हुआ बैठा हूं तो मैं अब रिचार्ज तो नहीं करा पाऊंगा, मैंने बहुत पैसा बर्बाद किया है इसमें। देखो अच्छा रिचार्ज कर लिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे अरे हिमांशु चलो ठीक है। अरे मैं दिल्ली से हूं ना, तो दिल्ली में कॉन्टेक्ट्स रहे हैं, महिला मित्र हमेशा दिल्ली में ही रही हैं। चलो देखो, अगर मैं कहता हूं कि V की दिशा इस साइड है तो त्वरण की दिशा क्या है, इस साइड है। अब मेरी बात समझना, V और A दोनों एक ही हो गए। अगर कभी चीज रिटार्डेशन में चली गई, मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन भी एनडीए की किताब में पाथफाइंडर में है, देखना। रिटार्डेशन मतलब होता है मंदन। मंदन, मंदन का मतलब गाड़ी में ब्रेक लगना। अब गाड़ी में ब्रेक लगने का मतलब क्या हुआ, समझना। गाड़ी में ब्रेक लगने का मतलब यह हुआ कि अगर वेग आगे है, मतलब गाड़ी तो आगे चल रही है, लेकिन गाड़ी में बल कहां लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, पीछे रोकने को, ताकि गाड़ी क्या कर दे, रुक जाए। समझ रहे हो बात समझो। अगर गाड़ी आगे तो चल रही है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी में ब्रेक लगाऊंगा तो गाड़ी आगे से रुकना स्टार्ट कर देगी, ताकि वेग विपरीत लगेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बल की दिशा होती है वही किसकी, त्वरण की दिशा होती है। यानी रिटार्डेशन के केस में इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, तो इन दोनों के एंगल होता है π/2 का एंगल होता है। एंगल यानी कोण कितना होता है, π/2 का कोण होता है। दूसरी बात, तीसरी दिशा, अगर कोई चीज गोल घूम रही हो, अगर कोई चीज गोल घूमती है तो वेग की दिशा इस साइड होती है, जबकि त्वरण की दिशा इस साइड होती है। यह भी आपको याद रखना है। ए होता है टुवर्ड्स द सेंटर, यानी केंद्र की ओर, ताकि यह चीज अंदर से खिंची हुई होती है। जब हम पत्थर घुमाते हैं तो वो अंदर खिंचता जाता है। अच्छा ठीक है रोशन, मुझे कमेंट 180 डिग्री होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री का एंगल होता है दोनों के बीच में। ये क्वेश्चन दे रखा है आपके में। π/2 कैसे, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर कितने पे हुए, 180 डिग्री पर। ठीक है, पाई नहीं होगा, ओ सॉरी मेरे से गड़बड़ हुई है, पाई लिखना है 180 डिग्री, इसको 180 डिग्री लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया लिखने में। ठीक है, सेंटर पे बिल्कुल सेंटर पे एक्सीलरेशन इसलिए लगता है क्योंकि मैंने आपको कहा था जहां फोर्स होता है वहीं ए होता है, इसका मतलब ये अंदर की ओर लगेगा। ठीक है, रिटार्डेशन 1 सेकेंड दोबारा बताते हैं, दोबारा देखना। मान लो मैं अपनी गाड़ी लेके जा रहा हूं और मैंने गाड़ी में ब्रेक लगा दिए। अब गाड़ी में जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी में जब ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी क्या करेगी, गाड़ी रुकने का प्रयास करेगी। तो गाड़ी अभी तो आगे चल रही है, चलेगी तो आगे, मतलब वेग तो आगे है, लेकिन बल कहां लग रहा है उसे रोकने के लिए, पीछे की तरफ, ताकि गाड़ी आगे ना जा पाए। यानी फोर्स अगर पीछे है तो ए भी कहां होगा, पीछे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था एफ और ए की दिशा एक ही होती है, इसका मतलब ए कहां लग रहा होगा, पीछे, वी का लग रहा होगा आगे, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 1/180, जिसको हम पाई कहते हैं। बोला मैंने सही था, लिख दिया था गलत। ठीक है, एक डोरल सरल आवर्त गति में कर रही है, मध्य अवस्था में बॉब के वेग v है, समान लंबाई पर आयाम दुगना करने पर। बेटा क्वेश्चन आएगा, थोड़ा सा मुझे समय दो रविंद्र, मैं आपको बताता जाऊंगा इन चीजों के बीच में। अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अलग टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं अभी। ठीक है, अभी इसी से पूछते हैं। ठीक है, वेलोसिटी टेंजेंट होगी, बिल्कुल। अगर ऐसे में जाओगे तो v हमेशा क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं इसको आप पढ़ना, ये स्पर्शीय होगी। अब आते हैं बात पर, यह केंद्र की ओर होगा। 11वीं क्लास में प्रदीप में एक क्वेश्चन है। अच्छा आप 90 डिग्री बोले थे, ओके 180 डिग्री, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, बोलने में मिस्टेक हुई है। ठीक है बेटा विकास, थैंक यू। ठीक है बच्चे, ठीक है भाई मेरे। चलो भाई देखो, एक क्वेश्चन था क्लास में, 11वीं क्लास में। क्वेश्चन यह था, गाड़ी में मडगार्ड का प्रयोग क्यों होता है, बाइक्स में, कारों में मडगार्ड क्यों यूज होता है। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मडगार्ड का मतलब क्या होता है, जो कीचड़ से बचाने वाली चीजें होती हैं। मोटरसाइकिल में टायर के पीछे की साइड एक मडगार्ड लगाते हैं, ऐसे आगे वाले टायर पे भी मडगार्ड का प्रयोग करते हैं।
जब हम गाड़ी चलाते हैं तो मुझे ये पता है कि जितना भी कीचड़ मेरे टायर से चिपका हुआ है वो किस साइड निकलेगा, मुझे वो पता है वो किस साइड निकलेगा, टेंजेंशियल निकलेगा। यानी क्योंकि मुझे पता है जब कोई चीज गोल घूमती है तो सारी की सारी की जाती है, टेंजेंट जाती है, यानी स्पर्शी जाती है। और स्पर्शी जाती है तो सोच के देखो, जब पीछे वाले टायर से कीचड़ निकलेगा तो वो मेरे ऊपर आ जाएगा पीछे से, और मेरे ऊपर आ जाएगा, इसलिए हम गाड़ी में मडगार्ड का प्रयोग करते हैं। तो जब भी कोई चीज गोल चक्कर लगाती है, वृत्तीय गति करती है, सर्कुलर मोशन करती है, तो वेग की दिशा हमेशा स्पर्शीय होती है, जबकि त्वरण की दिशा हमेशा केंद्र की ओर होती है। बस इतनी सी बात है, और इतनी हमारी फिजिक्स में कंफ्यूजन्स थी। यही, इसके अलावा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनने वाला। जब हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे की ओर क्यों जाते हैं? बेटा भूपेंद्र, आगे की ओर क्यों जाते हैं? इसका रीजन इनर्शिया है, जड़त्व है, लेकिन इसको हम आगे लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं। अभी हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है, ताकि मिट्टी ऊपर ना आए। हाँ हिमांशु, मिट्टी ऊपर ना आए, पर मिट्टी की डायरेक्शन आपको ये बताना है, क्योंकि मिट्टी की डायरेक्शन हमेशा दिशा जो होती है वो स्पर्शीय होती है, टेंजेंशियल होती है। तो जब भी कोई चीज गोल घूमने वाली चीज से बाहर निकलती है तो हमेशा कैसे निकलती है? टेंजेंशियल। यानी वेग की दिशा क्या होती है? हमेशा टेंजेंशियल। इसका मतलब ये ऐसे होगी, ये ऐसे होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन बताएं दीपक। जैसे मेरा ये सिलेबस, जैसे मेरा ये टॉपिक हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर के बाद एटलीस्ट 20 क्वेश्चन और करा दूंगा। इसके बाद आप चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन से पूछते जाओ। ठीक है, ठीक है, टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन करा दूंगा। ये दिशा थी, इतने टाइप के क्वेश्चन हमारी फिजिक्स में और मिलते हैं। चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। अब थोड़ा सा लाइट चीज पर आते हैं। ये थोड़ा सा समझने वाले ज्यादा थे। हम लोग एनडीए के वगैरह के पेपर में जिसमें असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीड जीरो होगी, वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, स्पीड क्या होगी, यानी चाल शून्य होगी, वेग कितना होगा, वेग शून्य होगा तो चाल कितना होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें। बेटा सुमित नोट जरूर कीजिएगा। आप बाद में जब लेक्चर को दोबारा देखेंगे ना, एटलीस्ट लेक्चर को एक और बार देखना। जब लेक्चर एक और बार देखोगे तो नोट्स जरूर प्रिपेयर करना। हाँ कश्यप, आपके आ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, आपका कमेंट आ रहा है, आप परेशान ना हो। लीनियर बता दो। लीनियर का मतलब होता है कोई बेटा रास्ता सीधा चलता है, और जब कोई चीज सीधी चलती है और अपनी दिशा नहीं बदलती है तो उसको कहते हैं लीनियर। लीनियर मतलब रेखीय। ओके, इरेज कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, आप अगली बार देखोगे ना लेक्चर, एक बार मत देखना, कम से कम एक दो बार और देखना, तब अच्छी चीज समझ में आएगी। बेटा जब कोई चीज स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो ए बराबर जी होता है, जब कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो ए बराबर माइनस जी होता है। ठीक है, चलो ठीक है, कमेंट आ रहा है। ठीक है, मैं नोट में लिखवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लिखवाता जाऊंगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलो हम आगे बढ़ने दो। देखो, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, चाल हो या वेग हो, पिछले वाले लेक्चर का थोड़ा सा और है, थोड़ा समझना। ठीक है सूरज, कमेंट आ रहा है आपका, गुड लक। सर मडगार्ड एक बार रिपीट कर दीजिए, फिर से रिपीट कर देता हूं। मडगार्ड टेंजेंशियल का मतलब भी बता रहा हूं। मडगार्ड मतलब क्या होता है ना बेटा, गाड़ी होती है ना हमारी, तो जैसे साइकिल होती है, तो साइकिल में आपने देखा होगा टायर के ऊपर एक लोहे का एक कवर लगा होता है ऊपर की साइड से, तो लोहे, उसको हम कहते हैं मडगार्ड। और जब ये टायर चलता है ना, जैसे आगे वाला टायर घूमेगा तो आगे वाला टायर मिट्टी को कहां फेंकेगा, मेरे ऊपर फेंकेगा। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए आगे की तरफ मडगार्ड लगाते हैं। मडगार्ड मिट्टी से बचाता है। ऐसा क्यों होता है? जब भी कोई चीज गोल घूमती है, जैसे मैं पत्थर घुमाऊं और पत्थर अगर रस्सी से टूट जाएगा तो पत्थर कैसे जाएगा? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब स्पर्शीय जाएगा। स्पर्शीय जानते होगे मैथमेटिक्स में, नीरज सर पढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, करा दूंगा अगर कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है बच्चे, मैं करा दूंगा। सुजीत कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूरज मैं करा दूंगा, एक्सेप्शन भी अगर कोई आएगा तो बिल्कुल बताते जाऊंगा। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सारी चीजें आएगी, अभी चैप्टर आएगा सर्कुलर मोशन का। चलो अभी देखो, सर क्या लिखा क्या नहीं लिखे बुझा नहीं रहा। बेटा प्रेम, इसको टॉपिक को, इस जो हमारा वीडियो है ना, इसको एक और बार देखना, और इस वीडियो को एक और बार जब देखोगे ना तो इनके नोट्स प्रिपेयर करना, क्योंकि इस वीडियो को एक बार और देखना जरूरी है। ठीक है, ठीक है, दोबारा ठीक है, बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास तो ये वीडियोस काफी दिन तक रहेंगे ना, तो आप तो आराम से देखते रहना। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार, आपको और मेरे को सिलेक्शंस करवाने हैं यार, किसी भी हालत में हमें सिलेक्शन लेकर ही जाने हैं। ठीक है अमरजीत, आपका कमेंट आ रहा है। ठीक है, देखो देखो आगे बढ़ने दो। चाल, स्पीड,
हमने पिछले टर्म पे लिखा था दो तरह की होती है। एक हमने लिखा था इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस, हिंदी में लिखा था इसको हमने क्षणिक, क्षणिक चाल होती है, देखते जाना। और दूसरी होती है, इसको हम कहते हैं एवरेज। एवरेज मतलब होता है औसत। दो तरह की चाल हो गई, औसत और एवरेज। अच्छे से फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स बेसिक्स से स्टार्ट होता है और बेसिक्स पे बिल्कुल, बेसिक्स अगर आपके प्रिपेयर हैं तो आप कोई एग्जाम नहीं रोक सकता आपको। इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकती अगर आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ठीक है, हैप्पी, थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, मैंने आपको कहा था चाल बोलने का मतलब क्या, या तो औसत होगा या इंस्टेंटेनियस होगा। मतलब एक पल पर मेरी पलक झपकते हुए जो वक्त होगा, उस पलक झपकने वाले टाइम को हम क्या बोलते हैं, क्षणिक चाल। उस वक्त पे कितना होगा। जैसे मेरा पूरा लेक्चर अच्छा है तो मैं कहूंगा भैया एवरेज, और मैंने कहा मैंने 35:17 पे बहुत अच्छा पढ़ाया, तो 35:17 क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। फॉर्मूला क्या होता है इसका, इसके हम बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला लिखेंगे तो इन दोनों के फॉर्मूले हमें लिखने हैं। ऐसे ही मैं वेलोसिटी निकालता हूं, वेलोसिटी भी दो होगी, इंस्टेंटेनियस यानी इंस्टेंटेनियस यानी क्षणिक, और दूसरा होगा एवरेज। देखते जाना, लिख जाए, समझ में आता जाए। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्षणिक वेग, और क्षणिक वेग की बात करें तो v बराबर होता है ds/dt। जबकि यहां की बात करें तो यहां होता है ∂s/∂t। मेरी बात समझते जाना, इसका मतलब हुआ s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, या टोटल डिस्प्लेसमेंट, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। बात समझना ध्यान से। इसका फॉर्मूला एवरेज का मतलब होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय, यह होता है v बराबर ds/dt। एक फॉर्मूला और लिखेंगे हम, a बराबर dv/dt। बहुत छोटा है ना, और छोटी चीज को दर्शाने के लिए d का प्रयोग होता है। देखना बेटा, जब हम लिखते हैं ना d/ds, ये हम बहुत छोटे के लिए लिखते हैं, और जब हम लिखते हैं डेल, ये होता है बहुत लार्ज के लिए, बड़ी चीज के लिए, और ये किसके लिए होता है, स्मॉल चीज के लिए, छोटी चीज के लिए, और ये होता है बड़ी चीज के लिए। तो इंस्टेंटेनियस मतलब छोटी चीज के लिए dv/dt, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, d²s/dt²। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। मेरे ख्याल से समझ आया हो। दोबारा देखना, ऐसे ही हम इसमें भी लिख रहे हैं। अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम ऐसे लिख पाएंगे ds/dt, इसमें डिस्टेंस का हो जाएगा, और ऐसे ही इसके फॉर्मूले भी हैं। एवरेज की बात करें, औसत की, तो यहां पर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, और ये कुल विस्थापन बटा कुल समय। ऐसे हम औसत निकालते हैं। कहीं कोई चीज समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए फिर से। इंस्टेंटेनियस निकालने का मतलब ये, ऐसे a निकालेंगे तो dv/dt, और ऐसे ही d²s/dt²। मेरे ख्याल से समझ में आई होगी। ठीक है, ठीक है शिवेश, थैंक यू। पैसा बर्बाद, सर जी पैसा कैसे बर्बाद? अरे शिवेश छोड़ो, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, पैसा कहाँ बर्बाद हुआ। चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है बच्चे, a बराबर ds/dt²। क्या बच्चे आप क्या लिख दिए? ठीक है, बेसिक्स करा रहा हूं बेटा। ठीक है, d²s/dt², यानी डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन होना है। ठीक है, कोई बात? ठीक है, ठीक है बेटे, ds/dt²। ठीक है, यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो। जो लोग बोल रहे हैं d²s/dt², बच्चे ये ds/d² मतलब डबल डिफरेंशिएशन को बोल रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ही बात है। आपने लिखा ना ds/dt², उसको d²s/dt² बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी।
ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को कमेंट आ गया, रंजीत हैप्पी, बिल्कुल। सचिन ठीक है ठीक है, चलो अभी आगे आते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। कुछ भी बोल, चलो चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इन क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछते जाना मुझसे। एस क्या होता है? एस बेटा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन कहते हैं इसको। ठीक है, कार्तिक करना पड़ता है ना सबको रिप्लाई, वरना गड़बड़ हो जाएगी। चलो अब हमें एक चीज समझ में आ गई, एक फॉर्मूला लेके आ रहे हैं, अब हम कुछ न्यूमेरिकल पे पहुंच रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटा कुल समय। हिंदी वाले ध्यान देना, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, पहली चीज। दूसरी बात, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, इसका फॉर्मूला था टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हिंदी वालों के लिए कुल विस्थापन बटा कुल समय, देखना ध्यान से, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ध्यान से देखना। आशीष थैंक यू भाई, 21 क्वेश्चन आए थे नोट्स में से, थोड़ा सा चीजों को समझते चलो बेटा। 25 क्वेश्चन आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ds/dt², ठीक है बच्चे, ठीक है। तो हमने कहा कुल दूरी बटा कुल समय और कुल विस्थापन बटा समय। अब मैं आपको बताता हूं कितने टाइप के क्वेश्चन हमारी फिजिक्स में बनते हैं इस टॉपिक से। इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनडीए के पेपर में इस पर न्यूमेरिकल भी आया है। देखना क्वेश्चन समझना, दोनों का अर्थ समझना। इफ अ कार कवर्स 1/3 of distance of his journey, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन समझना, जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते रहिएगा, मैं आपको हिंदी में बोल दूं। नेट खत्म, बाय। चलो ठीक है, हैप्पी, बाद में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब से? ठीक है ठीक है। लार्ज लिख रहे हैं बेटा, इससे क्या लार्ज होगा? चलो ठीक है, आपके लिए और लार्ज लिख देंगे अशोक, ठीक है। राइट डाउन हिंदी, अच्छा हिंदी में लिख दूं, हिंदी में लिख देता हूं। हिंदी वालों को लिए बोल देता हूं, एक बार देखो, हिंदी मेरी थोड़ी सी वीक है लिखने में। सर आप ही अकेला फिजिक्स पढ़ाओगे ना प्लीज? रविंद्र पता नहीं है मुझे फिजिक्स मेरे ख्याल से जितेश सर भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। यदि कोई कार अपनी यात्रा की 1/3 दूरी, समझते हैं ना, अपनी यात्रा की 1/3 दूरी 30 मीटर पर सेकंड से तय करती है। यदि कोई कार अपनी यात्रा की 1/3 दूरी 30 मीटर पर सेकंड से तय करती है और बाकी बची हुई दूरी 60 मीटर पर सेकंड से तय करती है, और बाकी बची हुई दूरी 60 मीटर पर सेकंड से तय करती है, औसत चाल बताइए। आपको बताना है औसत चाल क्या होगी। जिनको नहीं लिख पाए दोबारा से लिख लीजिए। यदि कोई कार अपनी यात्रा की 1/3 दूरी 30 मीटर पर सेकंड से तय करती है और बाकी बची हुई दूरी 60 मीटर पर सेकंड से तय करती है, औसत चाल बताइए। अब बात समझना ध्यान से। 3 तरह के क्वेश्चन है हमारे एवरेज के। पहला क्वेश्चन, जब आपको ना तो दूरी समान दी हो, ना ही आपको चाल समान दी हो, ना ही आपको कोई सेम ना दे रखा हो, मतलब जब कुछ भी बराबर नहीं होता, तब हम उन क्वेश्चन को पूरा फॉर्मूला लगाकर करते हैं। देखना,
अगर कोई कार अपनी यात्रा की, तो हमें नहीं पता कितनी होती है 1/3, तो हम क्या करते हैं, मान लो कि कोई कार x दूरी तय करती है, कितनी, x। ठीक है बेटा पटना, ठीक है भाई, हाँ भाई विशाल, ठीक है। यदि कोई कार अपनी यात्रा अगर x करती है, क्वेश्चन बोला अपनी यात्रा की 1/3, 1/3, तो अगर x है तो मान लो 1/3 किससे तय करती है, तो आप बोलेंगे 1/3 करती है 30 मीटर पर सेकंड से। कितने से, 30 मीटर पर सेकंड से। बाकी बची हुई दूरी, तो अगर x में से 1/3x ये हो गया, तो कितनी बची, तो x माइनस 1/3x ये हो गया 2/3x। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। अब 2/3x कितने से करती है, तो 2/3x करती है 60 मीटर पर सेकंड से। ये क्वेश्चन है, और बोला है कि एवरेज स्पीड बताइए, यानी औसत चाल बताइए। अब बात समझना, औसत चाल कैसे होगी। बहुत बढ़िया, 45 मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया बेटा, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बिल्कुल, मजा आ गया आप लोगों को आंसर्स देख के। हिंदी लिखने के लिए भी इंग्लिश में बोल रहे हैं, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, मॉक टेस्ट होंगे, चिंता मत करो। तो अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। ध्यान से देखना, हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, तो कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखना कुल दूरी कितना है, x है ना बेटा, कुल दूरी, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, x। इसका मतलब कुल दूरी बटा कुल समय। अब कुल समय की बात करते हैं, तो क्या यहाँ टाइम दे रखा है क्या, तो आप बोलेंगे समय तो नहीं दे रखा, पर बेटा समय निकालने के लिए कुछ ना कुछ दे रखा होगा। और आप देखेंगे मुझे दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है, और जब बेटा दूरी और चाल दे रखी है, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी है, तो टाइम निकालने में क्या दिक्कत है। टाइम निकालना है तो ऐसे निकाल सकते हैं, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल, और दूरी बटा चाल करेंगे टाइम के लिए, तो 1/3x अपॉन 30 प्लस 2/3x अपॉन 60। अब गणित भैया, अब नीरज सर के वाले क्वेश्चंस, भैया नीरज सर आ जाओ, सॉल्व करके बताओ कि कितना निकलेगा। अब देखना ध्यान से, यहां से x कॉमन ले लूं, अगर बेटा यहां से x कॉमन ले लूंगा, तो x कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा आपका, इसको और सॉल्व करता हूं, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x अपॉन 1/90 प्लस, ऊपर भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2/180, जिसको हम 1/90 लिख सकते हैं, और x एक्स क्या हो गए, कैंसिल आउट, और इन दोनों को सॉल्व करोगे 1/90 1/90 2/90 उल्टा हो जाएगा, तो कितना निकल कर आएगा, 45 मीटर पर सेकंड। तो बेटा जिन्होंने 56 मीटर पर सेकंड आंसर लिखा है गलत है, 45 मीटर पर सेकंड, बेटा पर सेकंड स्क्वायर नहीं, ये मीटर पर सेकंड की बात आई है, स्पीड है। अभी आपका और कोई बैच, ठीक है बच्चे, अभी तो कोई बैच नहीं है, अभी ऑफलाइन बैचेस हैं, वो चलते रहेंगे, अभी ऑनलाइन बैच यही चल रहा है, तो देखते चलो, है ना। तो इस तरीके से हमने 45 लिखा, ये पहला क्वेश्चन है, देखते जाना, मैं आपको ये सारा क्लियर कर दूंगा, आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। नहीं आया, ठीक से बताओ, दोबारा देखो। यदि कोई वस्तु अपनी यात्रा की 1/3 दूरी, तो यात्रा मान लो x है, x का 1/3x, 1/3 दूरी कितने से क्या करता है, 30 से, बाकी बची हुई दूरी कितने से करता है, तो x में से 1/3x माइनस करेंगे 2/3x, कितने से करता है, 60 से। अब पूछा औसत चाल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कुल दूरी कितना है, x अपॉन टोटल टाइम, तो आप लिखेंगे 1/3x अपॉन 30, 2/3x अपॉन 60। इनको सॉल्व कर लीजिएगा और आप आंसर निकाल देंगे 45 मीटर पर सेकेंड, बहुत आसानी से लग पाएगा। बेटा फिजिक्स में कितने लगा पाओगे, 25 बेटा, 25 में लगा पाओगे। अरे अंडमान निकोबार से हो, अरे अजीत आपको मेरा सलाम है। धीरज जितेश सर बहुत जल्दी आएंगे, देखो मुझे मतलब मेरे को कंफर्म नहीं है कब आएंगे, बट बहुत जल्दी आएंगे आपके, चिंता मत करो, ठीक है। अंडमान निकोबार हेलो, आपको मेरा सलाम है, मैं आऊँगा अंडमान निकोबार आपसे घूमने, ठीक है। चलो बस कोई साथी मिल जाए, मैं आता हूँ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, दूसरा देखना, दूसरा क्वेश्चन समझना। यदि कोई वस्तु
यदि कोई वस्तु अपनी यात्रा की, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है, मैं सॉल्यूशन नहीं करा रहा हूं इसको, देखना, ठीक है भाई। टिकटॉक वाले देख लो भाई, सब लोग बस टिकटॉक में और एंजल प्रिया में ही लगे हुए हैं, कुछ आगे भी बढ़ो भाई, एंजल प्रिया के आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। चलो, यदि कोई वस्तु अपनी यात्रा की 1/4 दूरी 20 मीटर पर सेकंड से तय करती है, 20 मीटर पर सेकंड से तय करती है, और बाकी बची हुई दूरी, और बाकी बची हुई दूरी, और बाकी बची हुई दूरी 40 मीटर पर सेकंड से तय करती है, और बाकी बची हुई दूरी 40 मीटर पर सेकंड से तय करती है, औसत वेग बताइए। औसत वेग बताइए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है बेटा, आप लोग खुद कीजिएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ये लोग आप कीजिएगा, मुझे आंसर बता दीजिए। जिन लोगों के आंसर्स निकले हैं मैं बस यहीं पर छोड़ रहा हूं, आप घर पे कीजिएगा इस क्वेश्चन को। हिंदी में लिख दूं? हिंदी में बेटा आप लिख लो, थोड़ा सा हिंदी लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा डबल हो जाएगा मेरे पास काम। मैं हिंदी दोबारा बोल देता हूं। यदि कोई वस्तु अपनी यात्रा की 1/4 दूरी, अपनी यात्रा की 1/4 दूरी 20 मीटर पर सेकंड से तय करती है, और बाकी बची हुई दूरी 40 मीटर पर सेकंड से तय करती है, औसत वेग बताइए। नहीं बेटा मैं टिकटॉक पे नहीं आ पाऊंगा, मुझे देखने कोई नहीं आएगा टिकटॉक पर, मैं इतने ज्यादा मुंह नहीं बना पाता आपकी तरह, मेरे को मुंह बनाना आ जाएगा तो फिर मैं आ जाऊंगा। थैंक यू। चलो, 32 मीटर पर सेकंड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, इसका आंसर है 32 मीटर पर सेकंड। आप खुद कीजिएगा, इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, आप खुद कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर लगेगा तो मैं लास्ट में आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा, पर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। क्या हुआ, बिहार का नहीं आया? अरे भाई आ गया होगा। अच्छा बिहार आएंगे भाई, बिहार आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? 32 आंसर होगा बेटा, 30 संजीव गलत है, देख लो थोड़ा सा, 40 भी नहीं होगा, 32 आंसर होगा, आप उसको चेक करो दोबारा से। अगला टाइप नंबर सेकंड, दूसरे टाइप का क्वेश्चन, टाइप नंबर सेकंड। देखो, यदि कोई वस्तु पहले 50 किलोमीटर, यदि कोई वस्तु पहले 50 किलोमीटर 50 मीटर प्रति सेकंड से चलता है, यदि कोई वस्तु पहले 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर सेकंड से चलता है, और अगले 50 किलोमीटर 100 मीटर पर सेकंड से चलता है, औसत चाल बताइए। औसत चाल या औसत वेग, कुछ भी निकालो, औसत वेग बताइए। चलो, ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिन्होंने, ठीक है, लाइक पर आ जाओ, टिकटॉक पे आ जाओ, चलो बेटा आ जाएंगे, आ रहा है जिला आना, बिल्कुल आ रहा जिला आएंगे, ठीक है, बस आपका सिलेक्शन हो जाए फिर हम साथ में आएंगे, ठीक है। आपके लिए सिलेक्शन पे प्रतिबद्ध हूँ, आप आएंगे, बिल्कुल आऊँगा भाई, पार्टी दूंगा आप लोगों को, आपका सिलेक्शन होगा, मुझे खुशी होगी। वेस्ट बंगाल झारखंड से, हेलो सुमित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। V1 + V2 अपॉन 2V1 V2, ओके। आपने क्वेश्चन लिखा है, हिमांशु शायद फॉर्मूला लिखने की कोशिश की गई है, हिमांशु, ठीक है, चलो ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला आया कैसे है हम इसको जानते हैं, ठीक है। पटना जिला आएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो देखो, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर, सेकंड टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर दूरी समान होती है, क्या? डिस्टेंस सेम। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में दूरी समान दे रखी हो, कितना? दूरी तो आप जानते होंगे, दूरी समान दे रखी हो तो इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे अगर कोई वस्तु पहले 50 किलोमीटर इतने से चलता है और अगले 50 किलोमीटर इतने से चलता है, एनडीए के पेपर में सेम क्वेश्चन आया हुआ है। हाँ प्रतेंद्र, हेलो, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया है, बहुत बढ़िया, 66.66 बताया लोगों ने आंसर।
अगर कोई वस्तु पहले 50 किलोमीटर इतने से, अगले 50 किलोमीटर इतने से, याद रखिए जब डिस्टेंस सेम होती है, दूरी समान होती है, तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, ध्यान देना मेरी बात, औसत चाल या औसत वेग का फॉर्मूला होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। याद रखिएगा, जब हमारी डिस्टेंस सेम होगी तो फॉर्मूला होगा, औसत चाल या औसत वेग का फॉर्मूला होगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अपना दिमाग खोलकर रखिएगा, क्या चीज समान दी है ये होगा। अगर क्वेश्चन में कभी ऐसे बोल देता कि पहले 50 किलोमीटर इतने से, अगले 60 किलोमीटर इतने से, तो बेटा इसका आंसर ऐसे नहीं निकालते, तो आंसर आपका गलत हो जाता। ये सिर्फ फॉर्मूला तभी बनाते हैं जब दोनों जगह दूरियां समान होती हैं, यानी क्या, डिस्टेंस सेम दिया होता है, ये तभी लगता है, अदरवाइज ये चीज नहीं लगती। ध्यान दीजिएगा ध्यान से। तो जब दूरी समान होगी तब आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे, सिंपल सा इस फॉर्मूले का यूज करोगे। तो जिन्होंने इस क्वेश्चन को किया है बहुत बढ़िया, आपको मेरी क्या है, चलो जो भी है, मैंने कहा कि आप, सलाम है आपको मेरा, जिन्होंने भी क्वेश्चन किया है। दोबारा देखो, एवरेज स्पीड निकालनी है तो मैं लिखाऊंगा 2 इंटू v1। v1 कितना है, v1 कितना है 50, अगला कितना है 100, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 यानी 50 प्लस 100। ये आपका क्वेश्चन होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। कोई बात नहीं बेटा, आप दोबारा से देख लेना वीडियो ना। 67 अप्रोक्स, ठीक है। जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल से, मेरे को भी लगता है कि 67 के अप्रोक्स ही आंसर आएगा, अराउंड 66 आएगा। जो लोग आंसर बोल रहे हैं 66.67, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से सही आंसर होगा, आप लोगों ने निकाला है तो ठीक है। अलग अलग दूरी वाला कराओ, ठीक है। मैंने इससे पहले बच्चे क्वेश्चन करवाया था, दोबारा देखो, ठीक है। दोबारा से देखते हैं, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो फिर से कराऊंगा मैं दोबारा से, ठीक है। डिस्टेंस वाला चिंता मत करो, अभी तो हम थोड़ा इजी कर रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट पे आते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े आसान है, चलो दोबारा देखते हैं। पेपर वाले क्वेश्चन है ये तो, पर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भैया कठिन भी कराओ, तो आपको लिए कठिन सवाल भी आएंगे जिसमें आप घूम जाएंगे। चलो अगली बात, एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से, जो लोग दोबारा से लिख रहे हैं दोबारा से देखना, आपको आंसर देना है, ठीक है। दोबारा से देखना, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। यदि कोई वस्तु, लिखना, यदि कोई वस्तु मत लिखो। यदि कोई विद्यार्थी अपने स्कूल 10 मीटर प्रति सेकंड से जाता है, यदि कोई विद्यार्थी अपने स्कूल 10 मीटर प्रति सेकंड से जाता है और वापस 20 मीटर प्रति सेकंड से आता है, और वापस 20 मीटर प्रति सेकंड से आता है। चलो ठीक है, जिनका नेट खत्म हो गया हम वापस मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद। लेकिन आना मेरे अगले लेक्चर में, हम लोग जरूर मिलना चाहेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, डेटा फिनिश हो गया, अगली बार से टिकटॉक थोड़ा कम देखना, ठीक है। नेवी वाला कराओ, नेवी वाला बिल्कुल बेटा, नेवी वाला आने वाला है, बहुत बढ़िया आएगा। ये तो आपके एनडीए तक का लेवल है, एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा, ठीक है। नेवी में भी आता है, नेवी का भी सेम लेवल है, बट क्वेश्चंस को मैं थोड़ा और कराऊंगा अच्छे से, ठीक है। और आएंगे, अभी तो क्वेश्चंस अभी खत्म कहाँ हुए हैं बेटी, आज पूरा, अभी तो लेक्चर पूरा न्यूमेरिकल्स में जाएगा आज का तो। चलो आ रहे हैं बेटा कमेंट्स आपके, कश्यप देखो, और वापस 20 मीटर प्रति सेकंड से आता है, औसत चाल और औसत वेग बताइए। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए। औसत चाल और औसत वेग क्या रहे होंगे? जिनको हिंदी में लिखना है दोबारा से लिख लो। यदि कोई विद्यार्थी अपने स्कूल 10 मीटर प्रति सेकंड से जाता है और वापस 20 मीटर प्रति सेकंड से आता है, तो औसत चाल और औसत वेग बताइए। औसत वेग भी बताना है बेटा, दोनों बताने हैं, दोनों सेम है क्या? आपको आंसर बताना है मुझे। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, औसत वेग भी बताना है बेटा। नेवी एसएसआर के राहुल बेटा चिंता मत करो, नेवी एसएसआर से ऊपर भी पहुंच जाऊंगा मैं, चिंता मत करो, आपके सिलेक्शन के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूं बेटा। नेवी के लेवल का सबका आएगा बेटा, नेवी का आने दो, नेवी के अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे चल के, नेवी के लेवल का क्वेश्चंस कराए जाएंगे, आप चिंता मत करो, मैं बहुत डिफिकल्ट तक जाता हूं, छोटे से छोटे से। चलो
एवरेज स्पीड बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया है। अभी हम औसत की बात करें तो औसत चाल का बहुत सारे लोगों ने आंसर बताया है 13.33। ठीक है, चलो ठीक है। एवरेज वेलोसिटी एनडीए का क्वेश्चन है ये वाला, ऐसा क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है। चलो, जिन लोगों के पास पाथफाइंडर है आप जरूर चेक कीजिएगा। पाथफाइंडर में एक क्वेश्चन दे रखा है, जो लोग पाथफाइंडर पढ़ते हैं, कि एक वस्तु ए से सी तक जाती है, शायद 2014 के पेपर में आया। ए से सी तक जाती है और बोला है कि एक पॉइंट है बी, इन दोनों के मिड पॉइंट, और क्वेश्चन बोला गया है 30 मीटर पर सेकंड से चलता है, 60 मीटर पर सेकंड चलता है, औसत चाल क्या होगी? तो आपको पता है दूरियां समान है, फॉर्मूला लगा दो 2v1v2 अपन v1 + v2। चलो हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखो, यदि कोई विद्यार्थी अपने स्कूल 10 मीटर प्रति सेकंड से जाता है, बात समझना, अगर कोई गया और वापस लौटकर आ गया, अगर कोई गया और वापस लौटकर आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि उसका विस्थापन कितना हो गया? 0। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो तो बताना, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना हो गया? 0। और बेटा विस्थापन बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी 0 निकलेगी। अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो कभी भी बेटा गलती मत करना, पहले देख लेना क्या वस्तु वापस लौटकर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर वापस लौट के आ रही है, इसका मतलब औसत वेग का आंसर तो 0 निकलेगा। लेकिन एवरेज स्पीड की बात करें तो इसका फॉर्मूला जितना जाना दूरी उतना आना दूरी, इसका मतलब डिस्टेंस सेम, और फॉर्मूला लगेगा 2v1v2 अपॉन v1 + v2। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इसका आंसर निकलेगा 2 × 10 × 20 अपॉन 10 + 20। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर। ठीक है बच्चे, 13.33। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइम बेटा, पाथफाइंडर एक बुक आती है एनडीए की, अरिहंत की किताब है, अरिहंत की किताब वाली की बात कर रहा हूं। उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है जो आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए का। डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ? बेटा आप भूल गए। अगर विस्थापन की बात करें तो अगर मैं गया और वापस लौट के आ गया, इसका मतलब अपनी प्रारंभिक दूरी से कहां पर हूं, अपनी प्रारंभिक पोजीशन से कहां पर हूं, तो वो तो 0 है ना बेटा। तो जाना और आना मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। प्रीतम जरा बात समझो, अगर मैं गया, समझो दोबारा से, डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे हुआ? आप पूरा मार्केट घूमकर शाम को घर आ गए, घर से चले थे और शाम को घर आ गए, और आपसे पूछे विस्थापन कितना हुआ, तो विस्थापन का मतलब जहां से आप चले थे वहां से कितनी दूरी पर हो। तो आप बोलोगे भैया मैं तो 0 पर हूं ना, जहां से चला था वहीं पहुंच गया, मतलब मेरा विस्थापन कितना हुआ? 0। तो इस घर से स्कूल जितना दूर होगा, स्कूल से घर भी तो उतना ही दूर होगा। स्कूल से घर जितना दूर होगा, घर से स्कूल भी दूर होगा, मतलब दूरी बराबर है। दूरी बराबर है, इसका मतलब 2v1/v2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसका मतलब ये हुआ आपका 0। बस ये क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू। ओके, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन पे आते हैं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। क्वेश्चन देखना, शायद देखिए ना। चलो, यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड, यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड, यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड 40 मीटर पर सेकंड से चलती है, पहले 10 सेकंड 40 मीटर पर सेकंड से चलती है, और अगले 10 सेकंड ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा, ठीक है, कमेंट चल रहे हैं। एवरेज स्पीड और किसी कंडीशन पर सेम होगी। बेटा एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी किस कंडीशन पे सेम होती है? मैंने पिछले टर्न पे बताया था, जब कोई चीज सीधी चलती है तो स्पीड और वेलोसिटी बराबर होते हैं, ये बताया था मैंने। ठीक है, एवरेज स्पीड किस कंडीशन, लखन बेटा मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था, पिछला लेक्चर जरा देखो एक बार, ठीक से दिख रहा है? ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है ढंग से, क्या ब्लर दिख रहा है क्या आप लोगों को? मेरे ख्याल से दिखना चाहिए आप लोगों को, मैं दोबारा से देख लेता हूं। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके,
तो मेरे ख्याल से रेड मार्कर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, मैं दोबारा लिखता हूं। क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु, देखना, यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड, यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड, पहले 10 सेकंड 50 मीटर प्रति सेकंड से चलती है और अगले 10 सेकंड, और अगले 10 सेकंड, और अगले 10 सेकंड 100 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, और अगले 10 सेकंड 100 मीटर प्रति सेकंड से चलती है, औसत चाल बताइए। क्वेश्चन और डार्क करूं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को करो, मैं और डार्क कर रहा हूं। आंसर, नमस्ते नमस्ते जिन्होंने ज्वाइन किया है। ब्लू पेन यूज करूं, ठीक है, मैं कोशिश करता हूं, अभी तो मैं ब्लैक ही यूज करने वाला हूं। ठीक है, चलो ठीक है, लाइट ज्यादा है, ओके। अब डार्क मैंने यूज कर लिया है, ब्लू ओके यूज कर रहा हूं, ठीक है ठीक है। चलो अभी ये क्वेश्चन तो समझ आया होगा ना। चलो देखो, ये क्वेश्चन है थर्ड टाइप का, थर्ड टाइप, तीसरा टाइप। जिस क्वेश्चन के अंदर साफ नहीं दिख रहा है, ओके अभी साफ दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या होता है, जिन क्वेश्चन में समय यानी टाइम सेम दे रखा होता है, अगर समय बराबर हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड इतने से चलती है, अगले 10 सेकंड इतने से चलती है। पहला क्वेश्चन जिसमें हिंदी रिपीट कर दूं, ठीक है, यदि कोई वस्तु पहले 10 सेकंड 50 मीटर पर सेकंड से चलती है और अगले 10 सेकंड 100 मीटर पर सेकंड से चलती है, तो औसत चाल बताइए, औसत चाल बताइए। ठीक है सौरभ, मैंने बोल दिया है, लाइट हो जाएगा, बिल्कुल धुंधला आ रहा है, पहला ये क्वेश्चन थोड़ा धुंधला हो गया है, दोबारा से आएगा आपको, ठीक है ठीक है, मैंने देख लिया है मार्कर, मैं चेंज कर दिया है मार्कर बेटा। देखो, तो अगले 10 सेकंड इतने से, तो जब भी कभी समय समान होगा तो याद रखिए एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, इस केस में फॉर्मूला होगा v1 प्लस v2/2। फॉर्मूला कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, ये चीज कभी भी गलती मत कीजिएगा। 3 तरह के क्वेश्चन हैं, जब कोई भी चीज समान ना दे, ना ही दूरी, ना ही डिस्टेंस, ना ही टाइम, तब आप पूरा फॉर्मूला यूज कीजिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कुल विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय, या कुल दूरी बटा कुल समय। जब दूरी समान हो तो फॉर्मूला लगाइए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, और जब समय समान हो तो फॉर्मूला लगाइए v1 प्लस v2/2। और इसमें आंसर जब मैं निकालूंगा तो ये निकलेगा मेरा, कितने से गया हूं, 50 से, 50 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर निकलेगा 75 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया जिन लोगों ने इसका सॉल्यूशन किया है वो, ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया, आप लोग कमाल हैं आप, ठीक है। क्या चीज, ये चालू करूं, अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। चलो ऐसे सिलेबस, चलो पर कोई भी चीज समझ ना आए तो बोलते चलना। बहुत बढ़िया 75, बहुत बढ़िया, आप लोगों को सैल्यूट है मेरा, ग्रैंड सैल्यूट, रोडी सैल्यूट, बहुत बढ़िया 75 बेटा। चलो अब आपके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। एक्सप्लेन करो कैसे आया फॉर्मूला। ओके बेटा, बहुत आसान है फॉर्मूला निकालना, आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉल्व कर लो, सॉल्व करके वही निकलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन करा दे, 2 नंबर क्वेश्चन दोबारा से करा दूं, ठीक है सर, मैंने 40 मीटर पर सेकंड लेकर किया था,
70 मीटर पर सेकंड आया, 40 लेकर, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जो भी है कैसे आया फॉर्मूला ये एक्सप्लेन करना है। और आप लोग तो क्या करवा रहे हो मुझसे, चलो यार ऐसे छोटे छोटे काम। देखो डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने कहा 50 मीटर पर सेकंड और ये भी कितना है 50 मीटर पर सेकंड। मेरी ख्याल समझ में आया। तो और मैंने ये कहा कि अगर मान लो 50 डिस्टेंस सेम है तो इसकी वैल्यू कितनी है 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड। मैं क्या करूं, मैं एक काम करता हूं, d1 इसको मान लेता हूं, d2 इसको मान लेता हूं डिस्टेंस, और मुझे ये पता है ये है आपकी v1, ये है कि आपकी v2, और मुझे ये भी पता है d1 बराबर d2 बराबर क्या है d है, सेम है। फॉर्मूला कैसे आया, चलो हमें पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी लिख देते हैं। कुल दूरी कितनी होगी अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस की, तो कुल दूरी का मतलब होगा d1 प्लस d2 अपॉन कुल विस्थापन, वो कुल टाइम कितना होगा, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी इसको ऐसे लिख सकता हूं d1 बाई v1 प्लस d2 बाई v2। ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। d1 और d2 क्या है सेम, इसका मतलब लिख सकता हूं 2d। नीचे क्या हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं इसमें से d कॉमन ले लेता हूं, है ना बेटा, इसमें से कॉमन ले लेता हूं, तो इसमें से मैं d कॉमन ले लिया क्योंकि d1 और d2 बराबर है। अंदर क्या बचेगा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको और सॉल्व कर लेते हैं, d से d कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 2। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, इसको सॉल्व और कर लेते हैं, क्या इक्वेशन बनेगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये लीजिए, कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई। ठीक है दीपक, नेवी में क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस करवाते चल रहा हूं, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटेगा आपसे। नहीं राजू, कोई दुश्मनी नहीं है, कैसी बातें करते हो यार। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग भाई। ठीक है, लो जिसको फॉर्मूला डिराइव कराना था फॉर्मूला डिराइव हो गया। अगर डिस्टेंस सेम होगी तो ऐसे ऐसे टाइम का सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो क्यों इतना टाइम वेस्ट करते हो, चलो अभी तो हमारी अच्छी शॉर्ट ट्रिक आई नहीं है बेटा, आगे चल के मैं न्यूमेरिकल से शॉर्ट ट्रिक से करा दूंगा, आप देखना, आप देख के आंसर दे पाओगे। अभी तो आए नहीं है वो चीजें, आने दो, एक लेक्चर, अगला लेक्चर पूरा शॉर्ट ट्रिक पे ही चलेगा। चलो बेटा दीपक, नेवी वाले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताते चलूंगा, नेवी में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा तरीका होता है, सब मैं आपको बताते चलूंगा, चिंता मत करो, तीनों चीजों की बताऊंगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर दे प्लीज। अच्छा दीपक, सेकंड नंबर का क्वेश्चन मुझे याद नहीं है बेटा, क्या था क्वेश्चन, सेकंड नंबर का क्वेश्चन शायद आप वो बोल रहे हैं कि अगर कोई वस्तु पहले, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, 1/4 वाला पूछ रहे हैं आप, मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है, जाने से पहले वो 1/4 वाला क्वेश्चन करवा दूंगा जिसका आंसर 32 मीटर पर सेकंड था। ठीक है, चलो डिराइव तो हो गया, चलो खत्म करते हैं, बात करते हैं अगले। अगला है, हमें एक चीज पता थी कि v बराबर होता है ds बाई dt और a बराबर होता है dv बाई dt। इन चीजों को आप याद रखना। अब हम एक चीज पर और आते हैं, चलो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन, चलो देखो क्वेश्चन है, डिस्टेंस बराबर दे रखा है, डिस्टेंस बराबर दे रखा है, डिस्टेंस बराबर देखा है 3t स्क्वायर प्लस 60 प्लस 5। फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। चलो भैया क्वेश्चन है, एक इक्वेशन दी है, एक समीकरण दिया है, हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन पूछा है t बराबर 4 सेकेंड पर, t बराबर 4 सेकेंड पर, t बराबर 4 सेकेंड पर वेग बताइए। आपसे क्वेश्चन पूछा है t बराबर 4 सेकेंड पर वेग बताइए। जब भी हमारी फिजिक्स में इक्वेशंस आती हैं, आपके दिमाग में एक चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि अगर आई है तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं या तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। शायद आप जानते होंगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो कैसे कर सकता हूं, मुझे पूछा क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करें तो v बराबर होता है ds बाई dt, और ds बाई dt अगर मैं इसको इक्वेशन को करूं तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 6। इसकी इक्वेशन यूज करूं तो मुझे कितने पे निकालना है, एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। t इक्वल्स टू 4 रखा है इस इक्वेशन में, क्या हो जाएगा
6 इंटू 4 प्लस 6, और इसका आंसर निकलेगा 30 मीटर पर सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, चलो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, साउंड शिवम, अंकित आ रही होगी साउंड, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से, चल तो रहा है माइक, ठीक है, बताना। चलो ठीक है, 30, बहुत बढ़िया। जिन लोगों का हो गया है इसको एक बार जरूर कर लेना। आगे चलते हैं, ठीक है, मिटा दो इसको, आ गया होगा आपको तो बहुत आसान है आपके लिए, तो आप तो बहुत 30 मार्क हो। चलो, प्रारंभिक वेग बताइए। क्वेश्चन पूछा है फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, करो आंसर बताओ। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ओके, साउंड बहुत ज्यादा है, ओके बेटा मैं धीरे बोल रहा हूं, ठीक है। प्रारंभिक वेग बताइए, आपको बताना है कि प्रारंभिक वेग कितना होगा। चलो, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी 0, 6, ओके, 30, डबल डिफरेंशिएशन होगा 24, ओके, ठीक है। अरे डबल डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हो भाई? चलो 6, चलो ठीक है। इनिशियल का मतलब समझे, प्रारंभिक का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब होता है, प्रारंभिक का मतलब होता है, प्रारंभिक का मतलब होता है, इनिशियल का मतलब होता है कि t बराबर 0 की बात कर रहे हैं। जब भी आपके किसी पेपर में, जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार बनेगा कि प्रारंभिक वेग बताइए। प्रारंभिक वेग का मतलब होता है t बराबर 0 पुट करना, पर t बराबर तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है ना, तो पहले हम वेग तो निकालें। v बराबर होता है ds/dt, इसका मतलब हुआ 60 + 6, और एट t बराबर 0 पुट कर दें तो वेलोसिटी कितनी निकलेगी? 6 मीटर पर सेकेंड। चलो भाई, बहुत बढ़िया। रिपीट अगेन, ठीक है, रिपीट करते हैं। जो लोग वीक हैं दोबारा से देखना। 3t² + 60 + 5, मुझसे पूछा है प्रारंभिक वेग बताइए, मुझे बताना है वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी तो निकालो, तब तो इनिशियल निकालोगे। पहले वेग तो निकालो, तब तो प्रारंभिक निकालोगे, तो पहले वेग निकालेंगे। वेलोसिटी निकालेंगे तो v बराबर होता है ds/dt। अब जब कोई चीज स्टार्ट करती है तो टाइम कितना होता है? 0 से तो स्टार्ट करती है, तो 0 से स्टार्ट करती है तो हम t बराबर 0 पुट कर देंगे, और 0 पुट कर देंगे तो कितना निकलेगा? ये निकलेगा, सिंपल सी बात है। तो इसका आंसर निकलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। ओके, 24/30 कैसे लिख रहे हो भाई अजय? क्या कर रहे हो? ठीक है, थैंक यू। चलो थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन और चेंज करते हैं। आप अभी तक आंसर देते आए थे, एक और क्वेश्चन का आंसर देना, अच्छा लगेगा। चलो, डिस्टेंस बराबर दे रखा है 3t i कैप प्लस 4t j कैप। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हिंदी वालों के लिए एक इक्वेशन दे रखी है, और इक्वेशन देकर पूछा है 60 + 6 कैसे आया? बेटा अशोक, ये इक्वेशन थी ना 3t² + 60, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 60 तो होगा, कैसी बातें करते हो यार। ठीक है, क्वेश्चन है, एक इक्वेशन देखिए 3t i कैप प्लस 4t j कैप, पूछा है वेग का परिमाण क्या होगा? वेग का परिमाण क्या होगा? वेग का परिमाण क्या होगा? तो आपसे पूछा है वेग का परिमाण क्या होगा, वेलोसिटी का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड कितना होगा? कितना? 5t? अरे नहीं यार, अच्छा 5t बताए हो, अच्छा आंसर 5, बहुत बढ़िया। इसका आंसर निकालूं? इसके आंसर की बात की जाए तो मुझे पास दो इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों का मतलब ये हुआ कि कौन सा कंपोनेंट है? x, ये कितना है? s का y। जिनको नहीं समझ में आया देखो, आप ऐसे तो बनाते हो ना कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ये x हुआ, ये y का कोऑर्डिनेट हुआ। sx की बात करें तो उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 3t। sy की बात करें तो कितना दे रखा है? 4t। दोनों का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ds/dt यानी vx की वैल्यू कितनी निकली? 3। ऐसे ही
वी वाई की बात करें तो कितना होगा, डी वाई बाई डी टी कितना निकलेगा 4 या 3 या 4। मैग्नीट्यूड निकालूं, इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, v बराबर वी एक्स प्लस वी वाई, जिसको हम लिख सकते हैं v बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, और इसकी इक्वेशन निकलेगी अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, आंसर निकलेगा 5 आंसर सही होगा 5 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल। एक और क्वेश्चन पे आते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो? जी अनुज, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपका, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, छूट जाती हैं बातें, ठीक है। आपको बताना है परिमाण कितना होगा वेग का, कहीं पर पूछे हिंदी में, कहीं प्रॉब्लम हो जाए तो पूछ लेना, बिल्कुल हिंदी में लिखवा देता हूं। एस बराबर दे रखा है 3ti कैप प्लस 4tj कैप, ये तो इंग्लिश में ही आएगा यार, इसकी तो हिंदी होती नहीं है। वेग का परिमाण बताइए, वेग का परिमाण बताइए, ठीक है, वेग का परिमाण बताइए। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी में बेटा फिर से देख लो, हिंदी में s बराबर 3ti कैप प्लस 4tj कैप, परिमाण का वेग बताइए। स्पीड कम है, स्पीड कम सर, ठीक है, स्पीड धीरे कर रहा हूं, ठीक है। अब तो हो गया ना, तो अब क्या स्पीड इसमें, चलो समझ में नहीं आया फिर से करते हैं। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, नहीं आएगा तब तक मैं यहां पर हूं। एक क्वेश्चन दे रखी है आई कैप और जे कैप में, आप जानते होंगे कोऑर्डिनेट जो होते हैं जिसको हम अक्ष कहते हैं, तो एक तो होता है x, एक होता है y और एक होता है z। अगर x, y, z 3 कंपोनेंट है और मुझे इस क्वेश्चन में दे रखा है x का कंपोनेंट और y का, तो मतलब ये किसका x का कोऑर्डिनेट दे रखा है और ये किसका y। मैथ्स में आप पढ़ते होंगे इसको, sy। sx को अलग कर लेता हूं, sx की वैल्यू ये होगी, sy की वैल्यू ये होगी। इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, आंसर कितना निकला 3 और 4। vx निकला है, vy निकला है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v को vx प्लस vy दोनों कोऑर्डिनेट में, फिर कितना निकलेगा इसका अंडर रूट कितना होगा 5। बहुत आसान है। अच्छा टाइम, ठीक है, चलो भाई ठीक है, और आएंगे अभी इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अभी हुए नहीं है, अभी क्वेश्चंस और चलेंगे। आपका कल का लेक्चर भी न्यूमेरिकल्स पे जाएगा, ठीक है। ये जो हमारी मैकेनिक्स है ना बेटा, चलो कोई बात नहीं रविंद्र, तो सॉरी, तो अभी और चलेंगे कल मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज़ बताऊंगा, कल आप ज़रूर आना। कल हम लोग ऐसी चीज़ जानेंगे जो बहुत खतरनाक होगी। कल हम आपको न्यूमेरिकल्स देखते ही बनाएंगे। कल हमारा टॉपिक रहेगा इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण, और कल ज़रूर आएगा, ठीक है। पिंटू आपके रिचार्ज का मुझे ध्यान रहेगा, ठीक है, थैंक यू, आपका रिचार्ज, चलो ठीक है, ओके बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, ओके बाय बाय। यस कश्यप, आपके कमेंट आ रहे हैं। व्हाट्सएप कब बनेगा? व्हाट्सएप बना देंगे बच्चे, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछते रहिएगा। क्लास डेली चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे बहुत सुंदर, अरे थैंक यू यार, इतना तो मेरी बीवी ने भी नहीं बोला कभी सुंदर हो, वो भी बोलती है कि गड़बड़ हो गई, ठीक है। अच्छा पैसा कैसे बर्बाद होता है? अरे बताएंगे किसी दिन कैसा बर्बाद होता है भाई, आपकी महिला मित्र बनने दीजिए, सब हो जाएगा। दिल्ली की लड़की देखना, सब अंदाजा लग जाएगा। सबसे खतरनाक क्या होता है युधिष्ठिर, अरे ये क्या भाई, ये क्या हमेशा करते हो भाई। गुड नाइट, गुड नाइट। व्हाट्सएप ग्रुप कब बनेगा? चलो जल्दी बनाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक है, हम चलते हैं, ठीक है। महिला मित्र, बिल्कुल महिला मित्र बनते ही हमसे बात कीजिएगा, हम बताएंगे, ठीक है, थैंक यू। चलो बाय बाय।